अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द लाइव लेक्चर सीरीज ऑफ द बीसीआई। तो ऑलरेडी बेटा हम इकोलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड द पॉपुलेशन, और उसमें बेटा हम पढ़ रहे हैं दैट इज इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस में भी बेटा हम पढ़ रहे हैं दैट इज ए नेगेटिव इंटरेक्शन, उसको हम बेटा नाम दिया थे नेगेटिव इंटरेक्शन। अब नेगेटिव इंटरेक्शन में बेटा हमें लास्ट इंटरेक्शन बेटा स्टडी करनी है, और लास्ट इंटरेक्शन को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एमेंसिलिज्म। उसको बेटा हम एमेंसिलिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। पहले ये बेटा देखेंगे कि एमेंसिलिज्म जो है ये कौन सी इंटरेक्शन है। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप कहोगे सर एमेंसिलिज्म जो है ये तो एक नेगेटिव इंटरेक्शन है, ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन है। कोशिश पुरसिस बह एमेंसिलिज्मस नाव दिवान गोबरमियोन यह सो गो हसद हसद आसु यमिस गोबरा हसद छना आसान सह बीस नुकसान वातान मगर तमिस पानस कहीं बेनिफिट इवान। सो अतन आए समझ आमुत कि एमेंसिलिज्म किस टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है। एमेंसिलिज्म सिंपली वनान यह सो इंटरेक्शन अख नेगेटिव इंटरेक्शन यथ मज ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज बीस स्पीशीज नुकसान वातान, मगर यह स्पीशीज नुकसान वातान तमिस नसा गोबरमियोन पानस कहीं ते बेनिफिट गसान। तेल हेको वनित इन केस ऑफ एमेंसिलिज्म अगर हमारे पास बेटा दो स्पीशीज है, अख स्पीशीज ए या ब्याक स्पीशीज दैट इज स्पीशीज बी। अब मैं कह रहा हूं बेटा ए स्पीशीज नुकसान वातान स्पीशीज बी कुछ तरीके, ये इसको नुकसान पहुंचा रही है किसी भी तरीके से। अगर यमिस बी स्पीशीज नुकसान गसान बह वन तेल यमिस नुकसान गसान बह वन तेल अमिस यह नेगेटिव, मगर यमिस स्पीशीज यस यमिस नुकसान वातनावान यमिस स्पीशी पानस बेनिफिट कहीं गसान तेल वो यह रोजान न्यूट्रल। इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को बेटा हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड एज एमेंसिलिज्म। फिर से एक ऐसी इंटरेक्शन है जहां पे एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को बेटा नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन जो नुकसान पहुंचा रही है उसको बेटा खुद कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। उस इंटरेक्शन को हम बेटा कहेंगे इट इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव, इट इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव और इट इज कॉल्ड एज एन एमेंसिलिज्म। अब ये एमेंसिलिज्म जो बेटा है इसको मैं दो हेडिंग्स में बेटा डिवाइड कर रहा हूं, दो हेडिंग्स में इस इंटरेक्शन को बेटा डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे एक है बेटा जिसको हम नाम देते हैं वन टाइप दैट इज कॉल्ड एज एलिलोपैथी, उसको बेटा हम एलिलोपैथी का नाम देते हैं। और दूसरा टाइप जो आता है उसको हम बेटा नाम देते हैं एंटीबायोसिस। सो एक है एलिलोपैथी और दूसरी जो है उसको बेटा हम नाम देते हैं एंटीबायोसिस। पहले देखेंगे बेटा एलिलोपैथी जो है ये किन में पाई जाती है। एलिलोपैथी से गोबर में लबन प्लांटन में, समझो का एलिलोपैथी हम जनरली यूज कर रहे हैं प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स में बेटा होता क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं यम जन गोबरमियोन के केमिकल्स करा रिलीज, कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं बेटा एलिलोकेमिकल्स। और ये एलिलोकेमिकल्स क्या कर रहे हैं बेटा, ये दूसरे प्लांट्स यानी कि जो इस प्लांट के सराउंडिंग में दूसरे प्लांट्स होंगे उनकी ग्रोथ को बेटा इनहिबिट करते हैं, तो उनको ग्रो होने नहीं देते हैं। सो इन केस ऑफ एलिलोपैथी एक प्लांट बेटा या तो केमिकल्स रिलीज कर रहा है जिनको हम नाम देते हैं एलिलोकेमिकल्स, और वो एलिलोकेमिकल्स बेटा दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, तो दूसरे प्लांट को बेटा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और इसी में एक एग्जांपल है बेटा, एक एग्जांपल है अख प्लांट लबन तमिस डून कुल कशर पर, मगर बॉटनिकल नेम्स तमिस जुगलानस रीजिया, जुगलानस रीजिया। यथन ते गोबर में डून कुल आसान तुम वो डून किलिस बन कन जमीन बड़ साफ, तथन कहीं ते ग्रास खोतमुत, प्लेन जमीन होती है वहां पे, तो हम कहेंगे एक्चुअली में वहां पे जो ये जुगलानस रीजिया होता है ये बेटा एक केमिकल रिलीज करता है, और उस केमिकल को बेटा हम नाम देते हैं जुगलून। जुगलून एक केमिकल है दैट इज रिलीज्ड बाय जुगलानस रीजिया, और ये दूसरे प्लांट्स जो भी इसके सराउंडिंग में होंगे, फिर चाहे ग्रास होगा या और भी कोई प्लांट होगा, उसकी ग्रोथ को बेटा इनहिबिट कर रहा है, मगर पान छबिस गोबर में कहीं ते फायदे इसको खुद कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सो इट इज अ केस इन प्लांट्स जिसको हम नाम देते हैं एलिलोपैथी।
इसी तरह बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में बेटा हम, या माइक्रोब्स में बेटा हम टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोसिस। फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रोब हमारे पास है जिसको हम नाम देते हैं पेनिसिलियम, और ये पेनिसिलियम बेटा एक एंटीबायोटिक रिलीज कर रहा है जिसको हम नाम देते हैं पेनिसिलिन, और ये एंटीबायोटिक बेटा जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस माइक्रोब के सराउंडिंग में होंगे उनको बेटा ग्रो होने नहीं देते हैं। सो यहां पे पेनिसिलिन रिलीज होगा और ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बेटा इनहिबिट कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग में ग्रो होने नहीं देते हैं, तो इसको हम बेटा कहते हैं दैट इट इज एंटीबायोसिस। तो यहां पे इसलिए बेटा डिफरेंशिएट किया क्योंकि एलिलोपैथी हम प्लांट्स में यूज कर रहे हैं और एंटीबायोसिस हम बेटा कहां पे यूज कर रहे हैं, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ माइक्रोब्स। तो यहां तक बेटा हमने इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस जो है बेटा उसको यहां तक हमने कंप्लीट किया। लेकिन अब बेटा बात को समझना है, बात को अच्छी तरह से समझना। हमने इकोलॉजी को बेटा स्टार्ट किया था, और इकोलॉजी को हमने स्टार्ट किया था दैट एक ऐसी इंटरेक्शन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ऑर्गेनिज्म बेटा एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ये एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ भी बेटा इंटरेक्ट कर रहा है। तो यह हमने इकोलॉजी के स्टार्टिंग में देखा। अब फिर हमने क्या पढ़ा, हमने आज तक पढ़ा ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में कौन सी इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस होती है। तो उसमें पॉजिटिव भी आई, उसमें नेगेटिव भी आई, तो इसको हमने बेटा कंप्लीट किया। लेकिन एक बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं बेटा, इकोलॉजी को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। ये बड़ा यूनिट है, जो 12th में जितने भी चैप्टर्स है बेटा उसमें ये सबसे बड़ा चैप्टर है, और हल्के में मत लीजिए कि इसमें क्वेश्चन सिंपल आते हैं, हमें आता है, ठीक है। यहाँ पे बीच बीच में एनसीईआरटी ने बेटा क्या किया है, उसने बहुत मतलब क्या कहूं मैं, मतलब सो क्रूड तरीके से नॉलेज को बेटा मतलब वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। उसको सुप्लिट करके बेटा हमें समझना है, और क्या पता आपको इस साल हो सकता है नीट में इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। हर साल तो ऐसा नहीं है कि जो यूनिट में से इजी क्वेश्चन उठाएगा। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, कभी तो वो दे दे कोई मुश्किल क्वेश्चन भी बेटा डालेगा। तो अब हम ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन को पढ़ा हमने, ठीक है। अब हम इकोलॉजी में एक नया लेक्चर, नया टॉपिक बेटा स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। तो सॉरी, इकोलॉजिकल हायरार्की अब हमें स्टार्ट करनी है, इकोलॉजिकल हायरार्की। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल हायरार्की। तो इसको बेटा हमें समझना है, तो उसके बाद हम ऑर्डरली चलेंगे कि इकोलॉजी की हायरार्की में कौन कौन से टॉपिक्स है, और उन टॉपिक्स को हम बेटा ऑर्डरली फिर स्टार्ट करेंगे। अब जो इकोलॉजिकल हायरार्की है बेटा, इसमें दो वर्ड्स है, एक है यहां पे हायरार्की और दूसरा है बेटा इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल तो हमने समझा बेटा, अब हमें समझना है हायरार्की क्या होती है। ऐसे समझाएंगे बेटा, किसी चीज का बढ़ना या किसी चीज का घटना जो होता है ना, उसको हम हायरार्की का नाम देते हैं। फिर से समझना मेरी बात, अच्छे तरीके से बेसिक्स को समझना। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि हायरार्की किसको कहेंगे, किसी चीज का बढ़ना, कोई चीज बढ़ रहा है तो हायरार्की कहेंगे, कोई चीज बेटा घट रहा है इसको भी बेटा हम हायरार्की कहेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, हमारे पास मैं यहां पे लिख रहा हूं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। देखिए बेटा यहां पे क्या हो रहा है, अरे बेटा यहां पे तो नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। आप कहोगे सर यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर इंक्रीज हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो इसको भी बेटा हम कहेंगे हायरार्की। पहले 1 2 3 4 5 6 तो बढ़ रहा है तो हायरार्की कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में है। बेटा मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना, 6 5 4 3 2 1। आप बेटा मुझे बताएं इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त नंबर जो है वो घट रहा है बेटा, आप देखिए घट रहा है, तो आप कहोगे सर इस वक्त डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। जो नंबर यहां पे घट रहा है आप कहोगे सर ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, इसको भी बेटा हायरार्की कहेंगे। मैंने कहा क्या कहा, हायरार्की क्या है, फिर से मैंने कहा किसी नंबर का या किसी का बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का कम होना, घटना या बढ़ना, दोनों जो है इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए हायरार्की। अब हायरार्की बेटा असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, ये बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, ठीक है बेटा।
हर एक चीज को बेसिक से समझेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां से भी मैं बेसिक से इस चीज को बेटा स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट बेटा हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट होता है। आप बेटा मान लीजिए कितने स्टूडेंट्स आते हैं नीट देने के लिए, 1 लाख आते हैं, 2 लाख आते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं। अब हम अगर कम नंबर भी लेंगे 10-20 हजार तो तब भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं 3,000 ही, क्यों हो रहा है। एनसीईआरटी को अगर पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, समझना है बेसिक्स को, ठीक है बेटा, उसने ये पॉइंट्स कहां से लाए होते हैं, इन चीजों को समझना होता है। तो हम समझेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की को बेटा एक बेसिक तरीके से। अब मान लीजिए बेटा मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके पास एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बेटा क्या बनाएंगे। वो तो बेटा बनाएंगे एक एटम। क्या बनाएंगे बेटा, एक एटम बनाएंगे। मैं लोवेस्ट लेवल से ले रहा हूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर एक एटम बनाएंगे। और एटम्स को अगर देखेंगे बेटा, ये तो आपस में मिलकर बेटा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ये तो बेटा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल वाटर बन रहा है, एक मॉलिक्यूल है H2O, आप देखिए बेटा एटम उससे बनेगा। तो अब देखिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लोवेस्ट लेवल से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ने एटम बनाया, एटम उसने मिलकर बेटा मॉलिक्यूल बनाए। अब मॉलिक्यूल्स जो है बेटा ये मिलकर बेटा सेल ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। समझना मेरी बात, क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। अब आप कहोगे सर कैसे बनाएंगे सेल ऑर्गेनेलीज। अरे सेल में क्या होता है, अरे सेल में बेटा बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें लिपिड है, ये सब तो बायोमॉलिक्यूल्स ही है बेटा, और इन्हीं से बना होता है। फॉर एग्जांपल आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ही ले लीजिए बेटा, लिपिड बाइलेयर है तो क्या है, बायोमॉलिक्यूल का बना है, फैट है, ग्लाइसरॉल है। तो आप खुद जान लीजिए बेटा कि एक सेल में बायोमॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो हम कहेंगे एक सेल से बेटा अब सेल ऑर्गेनेलीज बनेंगे। जब छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज बनेंगे बेटा, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, न्यूक्लियस तैयार हो गया, राइबोसोम्स तैयार हो गए, हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को तैयार किया। अब जब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को तैयार किया तो वो क्या बनाएंगे, वो मिलकर ही बेटा आपस में बनाएंगे एक सेल। क्या बनाएंगे बेटा, यहां पर आ गई अब हमारे पास सेल। अब समझ लो मेरी बात बेटा, पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल सेल ऑर्गेनेल्स बने और इससे बेटा हमारे पास बन गई अब एक सेल। अब बेटा बहुत सारी सेल्स जो है ना वो मिलकर क्या बनाएंगी, बहुत सारी सेल्स बेटा मिलकर हमारे पास बनाते हैं टिश्यूज। तो अब बन गए हमारे पास टिश्यूज। टिश्यूज बेटा मिलकर क्या करते हैं, टिश्यूज बेटा मिलकर हमारे पास बनाते हैं ऑर्गन। अब बन गया हमारे पास किडनी, अब बन गया हार्ट, अब बन गया लंग्स। तो बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए। अब ये ऑर्गन्स मिलकर बेटा बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। अब बनेगा बेटा ऑर्गन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे। तो सेल से बन गया टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम बन गए तो आप कहोगे कि हमने एक ऑर्गेनिज्म अब बनाया। ये ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जिसमें कंप्लीट फंक्शंस आएंगे। आप बेटा क्रोनोलॉजी को देखिए, आप बेटा यहां पे देखिए हमने क्या किया, हमने एक लोवेस्ट लेवल से लिया और हम पहुंच गए कहां पे, हम पहुंच गए ऑर्गेनिज्म पे। और ये ऑर्गेनिज्म बेटा बेसिक है फॉर द इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। यहां पे बेटा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन स्टार्ट होती है, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म से ही इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बेटा स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है, ऑर्गेनिज्म से इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बेटा स्टार्ट हो रही है। तो देखेंगे ना आप, पहले ये देखेंगे कि यहां तक हमने क्या किया, हमने क्या किया यहां तक। अगर मैं यहां तक आपको कहूंगा बेटा कि ये एक हायरार्की है, आप मुझे बताइए आप कैसे कहोगे कि ये एक हायरार्की है। देखिए बेटा आराम से देखिए, अगर इस हायरार्की में बेटा हम देखेंगे तो दो चीजें हो रही है। एक तो इसका साइज जो है वो तो बेटा इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी भी देखोगे वो भी तो बेटा इंक्रीज हो रही है ना। तो आप कहोगे सर यहां पर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे यहां पे हायरार्की जो है ये बेटा आ रही है असेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि किसी चीज का बढ़ना
उसी को बेटा हमने कहा नाम दिया ना हायरार्की। यहां पे कहेंगे यहां पे हायरार्की है, लेकिन ये बेटा है एक असेंडिंग ऑर्डर में, और इसमें साइज और कंप्लेक्सिटी दोनों बेटा इंक्रीज हो रही है। और अब हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द इकोलॉजिकल हायरार्की। जैसे एक सेल बेटा हम कह रहे हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसी तरह बेटा ऑर्गेनिज्म भी एक फंक्शनल यूनिट है, लेकिन किसका? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी, इकोलॉजिकल हायरार्की। क्लियर? तो कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा ऑर्गेनिज्म से। कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑर्गेनिज्म से। तो चले बेटा देखते हैं ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म से ही स्टार्ट करेंगे। तो चले बेटा देखते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो चले बेटा पहले देखेंगे ऑर्गेनिज्म हम किसको कहते हैं। ऑर्गेनिज्म बेटा हम सिंपली कहते हैं बेटा कोई भी लिविंग एंटिटी, एक इंडिविजुअल या कोई लिविंग एंटिटी, कोई भी लिविंग एंटिटी या कोई इंडिविजुअल बेटा, उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अब आप बाहर गए बेटा, वहां पे रास्ते में आपको एक डॉग मिला, आप कहोगे सारे ऑर्गेनिज्म है, यस इट इज एन ऑर्गेनिज्म। अब आप थोड़ा आगे चले तो आपको कैट मिला, तो आपको कहोगे सर ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। थोड़ा आगे चले तो आपको एक रोज का प्लांट मिला, अरे रोज प्लांट भी बेटा एक ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक इंडिविजुअल है, क्योंकि ये लिविंग है, क्योंकि मैं कह रहा हूं लिविंग एंटिटी। इसी तरह बेटा आप रैट देख रहे हो तो ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। अरे आपको ह्यूमन बीइंग मिला, अपना फ्रेंड मिला, आपको कोई भी फ्रेंड जो आपको मिला, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, आप एक ऑर्गेनिज्म है। सो एक लिविंग एक इंडिविजुअल को आप नाम देते हो, इट इज ऑर्गेनिज्म। सो इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द इकोलॉजिकल हायरार्की। अब समझना मेरी बात, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर बेटा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। मैंने ऐसे कहा, लेकिन समझना मेरी बात, मैंने ऐसे कहा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर बनाएंगे पॉपुलेशन। तो यहां पे बेटा आप कंफ्यूजन अराइज होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनाएंगे? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर बनाएंगे एक पॉपुलेशन। तो इसका मतलब ही हुआ कि अगर बाहर एक डॉग है, अगर बाहर एक कैट है, एक एप्पल का ट्री है, एक एप्पल का प्लांट है, और एक ह्यूमन बीइंग है या कुछ ह्यूमन बीइंग्स है, या ऐसे कहूंगा मैं 5-10 डॉग है, 5-10 कैट है, अरे 5-10 एप्पल ट्रीज हैं, अरे 5-10 या 10-20 बेटा यहां पे ह्यूमन बीइंग्स है। क्या आप कहोगे सर ये एक पॉपुलेशन है? ये एक पॉपुलेशन है। बहुत अच्छी तरीके से बात को, ये पॉपुलेशन है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा था आपसे कि ऑर्गेनिजम्स मिलकर पॉपुलेशन बनाएंगे। अब मैंने ऑर्गेनिजम्स कहा था ये लिविंग एंटिटी है, डॉग कैट रैट रोज ह्यूमन बीइंग। अब मैं यहीं पे कह रहा हूं क्या इनको मिलकर हम कहेंगे एक पॉपुलेशन है? नहीं बेटा, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये सारी यहां पे पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है यहां पे। नहीं, हम ऐसे कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं बेटा। बात को समझना अच्छी तरीके से, गौर से देखना कि मैं क्या कह रहा हूं कि पॉपुलेशन हम किसको कह सकते हैं। पॉपुलेशन में बेटा कह सकता हूं दैट इट इज द ग्रुप ऑफ, इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप। इंडिविजुअल कौन है? डॉग कैट रैट। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स, एक ही स्पीशीज। उसका मतलब अब आप कहोगे सर डॉग के इंडिविजुअल्स 10, 20, 40 अगर कहीं पे है ना, तो आप कहोगे इट इज द पॉपुलेशन ऑफ डॉग। अब जब आपको कैट मिलेंगे ना, तो अब आप कहोगे 10, 20, 40 होंगे। अब आप कहोगे सर इट इज द पॉपुलेशन ऑफ कैट, क्योंकि आप पॉपुलेशन को कह रहे हो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। तो अगर आपको ह्यूमन बीइंग्स बाहर मिलेंगे 10, 20, 40, आप कहोगे पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। तो अब मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं रहा यहां तक। तो क्या कह रहे हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। लेकिन बात एक पॉइंट हमें कहना है, मैं कह रहा हूं दैट इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डॉग्स। लेकिन बेटा मुझे एक पर्टिकुलर एरिया लेना है, आई हैव टू टेक अ पर्टिकुलर एरिया। क्यों मुझे पर्टिकुलर एरिया लेना है? अरे ये तो जरूरी है ना पर्टिकुलर एरिया लेना है। अगर मैं कह रहा हूं कि डॉग की स्पीशीज है, कैट की स्पीशीज है, ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर एरिया दिखाना है ना, कहां की है? इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ, या मैं कहूंगा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। कहां पे रह रहे हैं? किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में। फॉर पुलवामा एक ज्योग्राफिकल एरिया,
आप समझ, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह श्रीनगर एक ज्योग्राफिकल एरिया है, शुपियान एक ज्योग्राफिकल एरिया है। तो दूसरा पॉइंट हमें पॉपुलेशन में लेना है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, इसके साथ हमें लेना होता है ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको देखेंगे ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फिर से सुनिए, अब मैं आराम से इसको बताऊंगा बेटा एक्चुअली में है क्या। अब आप कहोगे बेटा द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन पुलवामा in 2018 was 10 lakh, was 10 lakh। तो ऐसे बेटा पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। आप समझ रही मेरी बात। इसी तरह आप कहोगे द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन श्रीनगर, तो आपने एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया लिया, इन ईयर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि टाइम दिखाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पॉपुलेशन घट रही है या पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके लिए आपको दिखाना है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। 2020 में क्या थी वहां की पॉपुलेशन, चलिए ऐसे ही मान लेते हैं आज म्यूनिसिपलिटी वाले को हूं ज्यादा ये गांव में वटित, तो इससे पहले वहां पे डाक की पॉपुलेशन जो थी, वहां पे डाक की पॉपुलेशन 10 या 20 पाए जाते थे एक पर्टिकुलर गांव में। म्यूनिसिपलिटी वालों ने गाड़ी में लाए और भर भर के दिए वहां पे, तो वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ना डॉग की, तो इसलिए हमें पर्टिकुलर एरिया दिखाना है। 2018 में 10 थे, म्यूनिसिपलिटी वालों की मेहनत से बेटा वहां पे क्या हो गया, वहां पे वो इंक्रीज होगी उसी पर्टिकुलर एरिया में। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कह सकते हैं पॉपुलेशन, इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ एप्पल ट्री। अब आप कैसे, इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ रैट, इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ कैट, इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ डॉग, और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर एरिया आप लगाओगी। द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, द पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता, द पॉपुलेशन ऑफ JNK। तो अब आपको बेटा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा यहां पे। तो हमने स्टार्ट की इकोलॉजिकल हायरार्की कहां से, ऑर्गेनिज्म से, पहुंचे कहां पे, पॉपुलेशन में। अब इसके बाद हम कह रहे हैं, इसके बाद बेटा आती है दैट इज कॉल्ड एज बायोटिक कम्युनिटी। अब बेटा पॉइंट इसको समझना, बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक का मतलब होता है बेटा लिविंग। क्या होता है, अब बेटा बात को समझना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिटी। बेटा हम किसको कह रहे हैं, अगर ऐसे में आपसे पूछूंगा तो आप अक्सर कहते हो सर मैं कम्युनिटी में रहता हूं। आपके कम्युनिटी में कौन कौन रहता है, अब थोड़ा दिमाग लड़ाए, कौन कौन रहता है आपके कम्युनिटी में। अब देखिए बेटा, आप यहां पे रह रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, आप यहां पे रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे घर हैं यहां पे 10-20, लेकिन यहां पे बेटा डॉग्स भी है, समझना मेरी। अरे यहां पे तो कैट्स भी है, अरे यहां पे तो ट्रीज भी है। अब आप समझना मेरी बात, यहां पे फॉर एग्जांपल एप्पल ट्रीज है। देखिए बेटा यहां पे ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन है, अरे डॉग की पॉपुलेशन है ना। मैंने इससे पहले कहा था पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अब डॉग यहां पे 10-20 है, ह्यूमन बीइंग 10-20 है, ये भी 10-15 है, ये भी 10-20 है। अब आप मान लीजिए इनका एक ग्रुप, इनका एक ग्रुप, इनका ग्रुप, इनका ग्रुप, ये एक पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन, एक ही जगह पे रह रहे हैं बेटा। और जब ये पॉपुलेशन एक ही जगह पे रह रहे हैं ना, तो ये बनाते हैं एक कम्युनिटी। इसको बेटा हम नाम देते हैं फिर कम्युनिटी। तो आपकी कम्युनिटी में बेटा रैट भी आ रहा है, आंट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जहां पे आप रह रहे हो वहां के ग्रासेस भी आपके साथ हैं, तो आप एक कम्युनिटी में रह रहे हो बेटा। लेकिन जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं ना, आप बेटा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जरूर दिखाते हो, जरूर आप इंटरेक्शन दिखाते हो। शाम को खाना खाया, जो बचा कुचा वहां पे रहा, उसको बाहर गेट पे डाला, डॉग आया, कुत्ता आया और उसने इसको खा लिया। तो आपको जो गार्बेज है वो साफ तो हो रहा है ना, आपका जो बचा है कैट को दे रहे हो, तो आपका गार्बेज जो है ना वो साफ हो रहा है ना, वो तो क्लियर हो रहा है। अब आप समझ रहे मेरी बात, तो इंटरेक्शन हो रही है ना इसके बीच में, इसके बीच में, तो यहां पे इंटरेक्शन भी होगी।
तो हम कहेंगे ना बायोटिक कम्युनिटी एक्चुअली हम कह रहे हैं जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है और वो पॉपुलेशन बेटा एक साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बेटा इंटरेक्ट कर रही है, तो इसको हम कहेंगे बेटा इट इज अ बायोटिक कम्युनिटी। तो बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाएंगे। अब आप देखिए पहले एक ऑर्गेनिज्म था, अकेला इंडिविजुअल था बेटा, मेरी तरह एक अकेला इंडिविजुअल था। अब इसने क्या किया, अब इसने कुछ ह्यूमन मतलब बहुत सारे और इंडिविजुअल्स इसके साथ आए, तो ये रहने लगे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये इनकी पॉपुलेशन वहां पे बन गई, वहां पे डॉग्स भी रहने लगे, कैट भी रहने लगे, प्लांट्स ग्रो हुए, ग्रासेस ग्रो हुए, तो वहां पे एक कम्युनिटी बन गई बेटा। अब इस कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशंस है, ये आपस में बेटा इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब पॉइंट को समझना है। अब जहां पे ये बायोटिक कम्युनिटी है, अब जहां पे ये बायोटिक कम्युनिटी है, पॉइंट को समझना बेटा। अब जहां पे बायोटिक कम्युनिटी है बेटा, वहां पे एबायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे एबायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट है। अब आप कहोगे सर क्या एबायोटिक फैक्टर्स, अरे आप जहां पे रहोगे आप सॉइल पे ही रहोगे ना, हवा में थोड़ी रहोगे। ये पॉपुलेशन जहां पे रहेंगे सॉइल में रहेंगे, सॉइल एक एबायोटिक फैक्टर है, आप समझ रहे हो मेरी बात। अरे जहां पे पॉपुलेशन रहेंगे वहां पे इनको वाटर की जरूरत भी होगी, वाटर एक एबायोटिक फैक्टर है। अरे बेटा आप जहां पे भी रहोगे आप प्लांट को खाओगे, वो प्लांट कहां पे रहेगा, वो प्लांट बेटा सॉइल में उगेगा, ऐसा हवा में थोड़ी ना प्लांट जो है वो ग्रो करेगा, वो तो सॉइल से निकल कर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो बायोटिक कम्युनिटी है इट विल डिपेंडेड अपॉन द एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के बगैर बायोटिक कम्युनिटी वहां पे नहीं होगी। सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर चाहिए ना, अरे लाइट चाहिए ना प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सो बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स है। अब जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक जगह पे आपको मिलेंगे और मिलेंगे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए, वो बनाते हैं बेटा फिर दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो मैं ऐसे बेटा लिखूंगा बायोटिक कम्युनिटी प्लस अगर इसके साथ हम डालेंगे एबायोटिक फैक्टर्स, तो हम कहेंगे बेटा दैट इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम। ये बेटा एक इकोसिस्टम बनाएगा। तो इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, इसमें बायोटिक भी आते हैं, इसमें एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं। बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक कम्युनिटी भी आप कहते हो, आप फैक्टर्स भी कहोगे, तो इन्होंने बेटा इकोसिस्टम बनाया। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक छोटा सा पॉन्ड है, एक छोटा सा पॉन्ड, इस छोटे से पॉन्ड में बेटा वाटर भी है, अरे इस छोटे से पॉन्ड में सॉइल भी है, अरे बेटा इस छोटे से पॉन्ड में फिशेस भी है। तो ये बायोटिक ये एबायोटिक, तो इन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया और बना दिया बेटा एक इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल ऐसे भी समझा सकता हूं, पुलवामा एक इकोसिस्टम मान सकते हैं हम, शुपियान एक इकोसिस्टम मान सकते हैं हम, ठीक है। 2-4 पॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इकोसिस्टम है। यहाँ पे ग्रासेस है, ग्रासेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो वो भी एक पार्क है बाहर बेटा, ये भी एक इकोसिस्टम बन सकता है। एवं बेटा एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन, बात को समझिए, एक ड्रॉप ऑफ रेन भी इकोसिस्टम बना सकता है, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन भी बेटा इकोसिस्टम बना सकता है। अब इसके बाद देखेंगे, इकोसिस्टम के बाद हम देखेंगे बेटा क्या आ रहा है। इकोसिस्टम के बाद हम देख रहे हैं बेटा दैट बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलकर बेटा बनाते हैं बायोम्स। क्या बनाते हैं बेटा, बायोम्स। आप किसी पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल जे&के में आप देख रहे हो बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, एक वहां है, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, यहाँ पे इस सारे को हम मिलकर कहेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए बायोम। और बायोम्स को मिलकर बेटा हम कहते हैं लास्ट में दैट इज कॉल्ड एज ए बायोस्फीयर। यानी कि सारी दुनिया, ये सारी कायनात, ये सारी दुनिया जो है ना, इसी को फिर हम नाम देते हैं लास्ट में बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में बहुत सारे बायोम्स होंगे, बायोम्स में इकोसिस्टम्स होंगे, इकोसिस्टम में कम्युनिटीज होंगी, कम्युनिटीज में पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स होंगे। सो इट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल हायरार्की, जिसको हमें स्टडी करना है ऑर्गेनिज्म से, पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। इसमें अगर आप देखोगे बेटा यहां पे साइज और कंप्लेक्सिटी जो बेटा वो असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज इकोलॉजिकल हायरार्की, जिसको हम बेटा एक एक करके स्टडी करेंगे।